हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक का, तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तथा दूसरा जो चैप्टर है हमारा अम्ल भस्म तथा लवण। इससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, वो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जब लोहे को, यानी लोहा क्या होता है, लोहा एक धातु है जो कि उसमें अगर वायु के संपर्क में आने से उसमें जंग लग जाती है, और जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, जिंक से उसे लेपित कर देते हैं, और इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग श्वेत होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड पूछे तो श्वेत होता है, जबकि अगर सिल्वर आयोडाइड पूछ दे, ठीक है, तो दोस्तों अगर सिल्वर आयोडाइड पूछता, जैसे सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों AgI2, अगर सिल्वर आयोडाइड पूछता तब इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जस्ता जो है एक प्रकार से धातु है। ठीक है, तो देख सकते हैं जस्ता एक प्रकार से क्या है, धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जस्ता यानी जिंक Zn, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन का अर्थ होता है जलना। तो दोस्तों वैसे पदार्थ यानी जिसको जलाने से क्या होता है, आसानी से वे जल जाते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, और यहाँ पर जलना अर्थात पूरी तरह से जल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, पेट्रोल का जलना। ठीक है, तो पेट्रोल का जलना एक प्रकार से क्या है, एक सेकेंड दोस्तों, पेट्रोल का जो जलना है दोस्तों वो एक प्रकार से दहन की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है, यानी किस अभिक्रिया का उदाहरण। तो दोस्तों साग सब्जियों को जब मतलब ये खराब हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, कंपोस्ट किया जाता है, तो इससे ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है, यानी कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म जब किया जाता है दोस्तों, तब फलस्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। NO2 तथा O2 ये दोनों गैसें मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दोस्तों एक ही फॉर्मूला सही है, वो आप लोग को पता होना चाहिए, Na2CO3 × 10H2। इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, धोबन सोडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। तो अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है दोस्तों, यौगिक के एक बड़े अणु जो होते हैं 2 या अधिक छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है कि एक बड़ा यौगिक है और 2 छोटे अणुओं में विभक्त हो रहा है, तो ये एक प्रकार से क्या है, हमारा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe। ठीक है, ये जो ऊपर में अभिक्रिया दी गई है दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब फेरम ऑक्साइड यानी लोहा आयरन ऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया एल्युमिनियम धातु से कराया जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है एल्युमिनियम जो धातु है FeO3 में से Fe को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, सॉरी दोस्तों पीछे में अगर नॉइस आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है।
यानी दोस्तों जब आयरन चूर्ण पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, चूंकि आयरन एक प्रकार से धातु है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी और आयरन आयरन क्लोराइड का निर्माण भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो श्वसन एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो को बनाने में, पूरा दिन एकदम टाइप करना पड़ता है, क्वेश्चन अरेंज करना पड़ता है आप लोग के लिए, तो आपके लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, CuO+H2 एरो Cu+H2O अर्थात कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन मतलब जल बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो दोस्तों यह एक प्रकार से मतलब यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह बंधन का क्वेश्चन है और यह एक प्रकार से विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है जिसे हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में यानी जब धातु अधातु बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा। चलिए अभी जो हमारा सीरीज है दोस्तों वो ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन जल्द ही जब ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा तब फुल डिटेल्स वीडियो यानी सब्जेक्टिव पर भी लेके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कॉपर जो है दोस्तों वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कॉपर ऑक्सीजन से संयोग करके यानी यहाँ पर कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी कॉपर जो है वो ऑक्सीकरण से संयोग कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित समीकरण है यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इसकी अभिक्रिया कराने पर HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ये दोनों अभिक्रिया किया हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एसिड करता है और यह एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो जो तत्व होते हैं यानी दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पर जो दो तत्व हैं वो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों पर सिल्वर पर प्लस चार्ज, नाइट्रेट पर माइनस चार्ज, सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, और ये आपस में क्या करेंगे दोस्तों साझा कर लेंगे और फलस्वरूप AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जब कोई भी एक जो धातु होता है वो किसी दूसरे धातु को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, देखिए सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आयरन है दोस्तों वो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को यहाँ पर हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह एक प्रकार से विस्थापित अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी विलयन से अलग हो जाता है, यानी कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है वो विलयन से अलग हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें कोई जो ठोस पदार्थ होता है वो विलयन से अलग होता है अर्थात विलयन में नहीं घुलता है, और जो नहीं घुलता है उसे अविलय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए और फुल डिटेल जब वीडियो बनाएंगे सब्जेक्टिव के लेकर तब आप लोग को वहाँ पर थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो यह एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह एक प्रकार से अपघटन अभिक्रिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब एक साथ हो जाती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देखते क्या है कि यहाँ पर दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों जो देखिए, सबसे पहला बात आपको लिटमस पत्र समझना है। लिटमस पत्र एक प्रकार से एक सूचक होता है दोस्तों, जो अम्लीय या भास्मिक माध्यम की पहचान करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यह जो है सूचक दोस्तों वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है और इसे लिचेन भी कहा जाता है। तो डोंट वरी, इसे लिचेन या फिर लाइकेन कहा जाता है और ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा शायद से दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में हम लोग इन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आने वाले समय में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सूचक वही होता है जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान करा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे हल्दी जो है वो एक प्रकार से सूचक है। ठीक है, और ये तीनों सूचक हैं लेकिन मूली सूचक नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो दोस्तों गंधीय सूचक उसे कहते हैं जो यानी अम्लीय या भास्मिक माध्यम में आते ही अपना मतलब अपना गंध बदल देता है। ठीक है, उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें आप देखिएगा शकरकंद कभी भी सूचक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये गंधीय सूचक नहीं है दोस्तों, ये गंध नहीं करता। जैसे वैनिला जो फ्लेवर होता है ये बहुत ही अच्छा गंध करता है। प्याज भी एक तरह से गंध करता है, आप दूर से उसकी महक को पहचान सकते हैं। लौंग का तेल भी बहुत ज़्यादा गंध करता है लेकिन शकरकंद नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। देखिए, अगर आपको ये चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, यानी अम्ल भस्म एंड लवण। इस चैप्टर में इस तीनों के बारे में अच्छे से जानना है। ठीक है, तो फुल वीडियो में पूरा बता देंगे। देखिए अम्ल भस्म लवण में क्या है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जबकि भस्म जो होता है दोस्तों वो स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। और यह जो भस्म है जब अम्ल के संपर्क में आता है यानी अम्ल से अभिक्रिया करता है तब ये लवण का निर्माण कर लेता है दोस्तों। ठीक है, और लवण जो है वो अम्ल और भस्म जब आपस में मिल जाते हैं तब लवण का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं, सॉरी, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है और लवण जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है दोस्तों? नमकीन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन गैस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी अम्ल आएगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस कंपलसरी है, यानी हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। और याद रखना है दोस्तों, जो लवण होता है, लवण के पीछे SO4, जितने भी SO4 वाले होंगे, ठीक है, और Cl वाले, वो हमेशा लवण होंगे। क्या होंगे? लवण होंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, बशर्ते इसके पहले H नहीं आना चाहिए। अगर H आ गया तो ये लवण नहीं होगा बल्कि अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, SO4 जब लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा लवण है, या फिर Cl लगा रहेगा तब भी बुझ जाइएगा लवण है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, तो आपको Cl दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक प्रकार से लवण है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपके सामने एक और चीज़ आएगा, pH, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पुषांश क्या होता है, पावर क्या होता है। तो यहाँ पर आप pH में देखिएगा तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो 7 से कम जो pH मान होता है वो अम्ल का हो जाएगा। किसका होगा? एसिड का, अम्ल का। और जो 7 से अधिक होता है दोस्तों वो pH मान भस्म का हो जाएगा। ठीक है, और 7 होता है यानी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। और एक तरह से देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें इस चैप्टर के बारे में बहुत है। चलिए इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको जान लेना चाहिए। जैसे अगला हमारा टॉपिक क्या है, जैसे अन्य धातु में, यानी जब कोई धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि? तो देखिए दोस्तों, दुर्बल अम्ल क्या होता है? जो वैसे अम्ल जो बहुत ही कम आयनित होते हैं, यानी जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ही कम आयनित करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जबकि जो ज़्यादा आयनित होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों परिभाषा भी ध्यान रखें। इसके
अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये लवण है। अभी आप लोग को जस्ट अभी बताएं, लवण जो है यहाँ पर NaCl एक प्रकार से क्या लवण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ साफ ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा है, मतलब घुमा के दिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो H3PO4 जो है वो एक से अधिक लवण का निर्माण करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, परिणता वो मतलब कौन सा है, pH उसका मान क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे अगर आपको यहाँ पर कहा जाए तो अम्ल जो होता है, देखिए आपको इसमें ट्रिक क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अनील, ठीक है। अनील का अर्थ होगा जो अम्ल होगा दोस्तों वो नीला को लाल कर देगा, नीला को क्या कर देगा, लाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है नीला को लाल कर देता है, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। और आपको जस्ट बताएं अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल का pH मान 7 से कम ही होता है। तो इस अकॉर्डिंग 7 से कम 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 6 डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है, यानी 7 से कम है। तो ध्यान रखना, अगर दोस्तों क्वेश्चन दे देता लाल को नीला कौन कर देता है, तब वो भस्म होता, लेकिन नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो दोस्तों विद्युत के सुचालक यानी किसी भी चीज़ को चालकता के लिए धन आयन और ऋण आयन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्राइड बनाते हैं? यानी जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्राइड बनाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए इसमें से है क्या कि ये जो मतलब ये धातु जो है सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे अधिक धातु है, ठीक है। और ये आसानी से, बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों देखिए दीवारों पे जो सफ़ेदी कराते हैं यानी उसमें कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, बुझा हुआ चूना जो होता है वो हम लोग किसको कहते हैं, वो एक प्रकार से कैल्शियम का क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो कैल्शियम का अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी कैल्शियम कैल्शियम तो चारों में है, यहाँ पर तो और भी कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना कहते हैं? तो दोस्तों एक सेकेंड, बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको सीधा चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है। इसको चूना पत्थर कहते हैं, इसको सफ़ेदी कली चूना कहा जाता है। और यहाँ पर बुझा हुआ चूना, तो देखिए बुझा हुआ चूना ये कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा, ठीक। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूना होता है, इसको जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो फलस्वरूप क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, अगर अम्ल कहता तो 7 से कम होता, अगर भस्म कहता तो 7 से अधिक होता, लेकिन लवण बोल रहा है इसलिए इसका pH मान केवल और केवल 7 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, IUPAC नाम, यानी दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है उसे हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर आपको फार्मूला पूछ दे दोस्तों, इसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और मेथेनोइक अम्ल का भी फार्मूला लिख ही देते हैं। मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है दोस्तों H सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अभी जस्ट हम दोस्तों एक ट्रिक बताए थे, अनिल। क्या बताए थे? अनिल। अनिल का ट्रिक क्या होता है दोस्तों? अनिल क्या करता है?
नीला को जो लाल करे वो अम्ल है, नीला को जो लाल करे वो अम्ल है। लेकिन यहाँ पर लाल लिटमस पत्र कोई नीला कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये नीला को लाल नहीं कर रहा है बल्कि लाल कोई नीला कर रहा है, इसका मतलब ये अम्ल नहीं बल्कि भस्म है। और भस्म वह होता है जो दोस्तों जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। और यहाँ पर आपको ये एक बात ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जो अम्ल होता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है, ठीक है। और ये परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार दी गई है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग को पता है दोस्तों कितना ज़्यादा मेहनत लगता है इतना क्वेश्चन टाइप करने में, क्वेश्चन को अरेंज करने में, ठीक है। और मुझे आशा है आप लोग ज़रूर लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके छोटे भाई बहन उन सभी का भी भला हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह उसका pH मान क्या होगा। तो अभी जस्ट बताएं दोस्तों, जो नीला को लाल कर दे, अनिल अभी बताया ना, अनिल जो है दोस्तों, बस एक ही बात तो ध्यान ही रखना है, नीला को जो लाल करे वो अम्ल है, नीला को लाल करे वो अम्ल है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर अन्य स्रोत की बात करें तो अगर क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला क्रिएट करेगा तो पालक में भी एक प्रकार से पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है संतरा में, सिरका में और इमली में, ये सभी का भी ध्यान रखना है। संतरा देखो, नींबू या संतरा में क्या होता है, देखिए इसमें हम आपको कुछ प्रयास करते हैं बताने का, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। अगर संतरा देखिए, नींबू क्वेश्चन पूछेगा नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल होगा भाई। देखो नींबू जो होगा या संतरा, उसमें जो अम्ल होगा, जैसे नींबू को अगर नींबू का रस निकालते हैं उसमें सिट्ठी बच जाता है, ठीक है। सिट्ठी से याद रखना है सिट्रिक अम्ल, क्या याद रखना है, सिट्ठी से सिट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगर आप देखेंगे तो टमाटर में तो आपको पता हो ही गया टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है। अगर बात करें सिरका में, तो सिरका में दोस्तों क्या होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर यहीं पर बोल देता विटामिन सी में, तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता, अमाशय रस में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता, दही में लैक्टिक अम्ल हो जाता, लाल चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल हो जाता, ठीक है। तो साथ में आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2, ठीक। पहला तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, या दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसको कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O भी लिख सकते हैं, डोंट वरी ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी भी विलयन में ना ही वो अम्लीय ना ही भास्मिक है तो वो एक तरह से मतलब बैगनी रंग का होता है। इसका नेचुरल जो कलर होता है दोस्तों वो बैगनी ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है। क्वेश्चन अगला, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ये तो अभी बता ही दिए। क्वेश्चन अगला, निम्नांकित में कौन एक लवण है। तो दोस्तों अभी जस्ट बताएं, लवण का ट्रिक बताए थे, जब OH रहे तो भस्म होगा, OH रहे तो भस्म होगा, लेकिन Cl रहे ये, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर Cl तो है लेकिन H आ गया, ये भी एक प्रकार से अम्ल है। यह क्या है, अम्ल है। OH है तो भस्म है, ये भी भस्म है, लेकिन ये पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार से लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, एक सेकेंड दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। दोस्तों देखिए, जब बहुत ही ज़्यादा लोहे को गर्म कर दिया जाता है और उसमें पानी डाला जाता है तो Fe3O4 का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में pH
कितने परास के बीच का कार्य करता है? तो औसतन देखा जाए तो दोस्तों हमारे शरीर का पीएच परास 7.4, जिसे रक्त का पीएच मान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच परास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो दोस्तों बेकिंग पाउडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खाने खाबर सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग खास्ता व्यंजन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, अग्निशामक यंत्र अगर बोले तो अग्निशामक यंत्र में भी इसी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का अलग यानी अलग है, निम्नलिखित में से चारों में कौन सबसे अलग है? तो आपको पता होना चाहिए, चूना पत्थर जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3, खड़िया उसी को बोलते हैं, संगमरमर उसी को बोलते हैं, लेकिन POP जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, ये थोड़ा अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये तीनों का फॉर्मूला है CaCO3, ठीक, लेकिन इसका फॉर्मूला है दोस्तों CaSO4 × ½ H2O। ठीक, अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी दोस्तों, यानी सेहत का कौन सा मान क्षारक, एक सेकेंड दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा फील हो रहा है क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा क्षारक विलयन पूछ सकता था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्षारक विलयन यानी भास्मिक विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लों में कौन सा परवल अम्ल है? तो दोस्तों परवल अम्ल यानी वैसे अम्ल जो हाइड्रोजन अधिक मात्रा में मुक्त करते हैं उन्हें परवल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, वो अधिक मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? ठीक है, यानी क्षारक, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? क्षार दोस्तों देखिए, क्षार का पहचान क्या है कि जिसमें देखिए, इसका तो सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्षारक नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार से लवण है। और ये लवण पता है किसका है? इसको हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से, यानी नमक, सीधा नमक का ये फॉर्मूला। ठीक है, और याद रखिएगा टेबल सॉल्ट भी NaCl को ही कहा जाता है। और नमक जो होता है वो स्वाद में नमकीन होता है। तो ये क्षारक का परिभाषा कैसे होगा? क्षारक में बोलता, क्षारक नहीं है, तो ये क्षारक नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार से लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है? तो निम्नलिखित में से कौन परवल क्षारक है? तो दोस्तों देखिए, जो क्षारक होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, जो क्षारक विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन ये क्षारक कौन सा परवल क्षारक है, यानी कौन जल में घुल के अधिक OH मुक्त करेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो NaOH, ये जल में घुलकर आसानी से जल में घुल जाएगा। ठीक है, और Na+ और OH- अधिक मात्रा में मुक्त करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनकी गंध जो होती है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। हाउ सिंपल, कितना आसान है दोस्तों। चलिए हम लोगों ने 50 का आंकड़ा भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ इसको जल्दी ख़त्म करने का। और आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे से मतलब अच्छा स्कोर करना है तो इसमें क्या कीजिएगा, आप एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइज़ करते रहिए। हो सके तो कॉपी में एक ही क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि बाद में रिवाइज़ करने में अच्छा हो। ठीक है, और नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जितने भी धातु होते हैं अगर उनकी अभिक्रिया हम लोग क्या कराते हैं, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कराते हैं। तो अम्ल के साथ कराने से क्या होता है दोस्तों, पता है? ये एक तरह से देखा जाए तो
ये संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो देखिए सभी अम्लों में जो कॉमन चीज़ है दोस्तों वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में कॉमन चीज़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन जिसमें होगा वो तो 110% अम्ल उसमें होगा ही। ठीक है, अम्ल है तो हाइड्रोजन होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो जल में घुलनशील, देखिए दोस्तों जल में घुलनशील जो क्षारक होंगे वो क्या होते हैं, इन्हें क्षार कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही, क्षारीय संक्षारक होते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच में पी सूचक है, यानी पीएच में दोस्तों पी का तात्पर्य क्या है। तो पी का अर्थ होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच का फुल फॉर्म ही है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में पोटेंज कहते हैं, हिंदी में पुषांश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। अगर संतरा में बोला तो संतरा का जूस बनाएंगे तो सिट्ठी बचेगा, सिट्ठी से याद रखना है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब सॉरी, संतरा में पूछता तो सिट्रिक अम्ल, अगर सिरका में पूछेगा तो एसिटिक अम्ल, इमली में पूछेगा टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सिट्रिक अम्ल जो है दोस्तों वो अभी जस्ट बताया है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। ठीक है, तो दही में, ठीक है, और कोई भी लैक्टिक अम्ल अगर पूछे इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी साथ में ध्यान रखना दोस्तों। फॉर्मूला होता है C3H6NO3, ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, मांसपेशियां जब हम लोग ज़्यादा दौड़ते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक या नेटल के डंक में दोस्तों वो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे मुंह का पीएच मान यानी 7 से कम, मतलब सॉरी 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांत की जो सबसे ऊपरी परत है इनामेल, उसका धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिसके कारण दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, तो चॉकलेट कम खाया कीजिए, नहीं खाना आप लोग को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दांत को बचा के रखिए दोस्तों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 63 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पेट यानी उधर से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे उधर यानी पेट में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है दोस्तों, ये क्वेश्चन, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका इक्वेशन तैयार किया जा रहा है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। जब ये अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो पता है ना, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो लवण के रूप में Na जाएगा Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में जल भी होगा, तो सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, दुकान में जाइएगा, 10 रुपया लीजिएगा और बोलिएगा धोने का सोडा दो। ठीक है, तो उसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, Na2CO3 × 10H2, ये सोडियम कार्बोनेट होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यानी जो बेकिंग सोडा होता है उसको खाबर सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो NaHCO3, ठीक है। तो इसको दो तरीक़ा से बोला जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जस्ट क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड राइट नाउ। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का, यानी धोने का सोडा जो होता है यानी सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म ही होने पर है, ठीक है। बस एक दो शायद से क्वेश्चन बचा होगा। क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो हम देखिए जब पीछे बता रहे थे वहीं पर ये बता दिए थे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर खाबर सोडा का यूज़ अग्निशामक के यंत्र में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला 70 नंबर, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? एक प्रकार से रासायनिक नाम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यार, कर लीजिए ना प्लीज़, क्या जा रहा है आपका, थोड़ी ना पैसा लग रहा है, कर लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और बने रहे इस चैनल के साथ और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और मुझे आशा है कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।